क्रिप्टो क्रैश में खरीदारी करें या एग्जिट कर जाएं। लूना और टेरा यूएसडी में अचानक आई गिरावट ने बाजार को हिला दिया है। टीओआई प्लस। पिछले हफ्ते प्रभाष रंजन को लगा कि वो बहुत लकी हैं। झारखंड के बोकारो में रहने वाले 34 साल के रंजन पिछले 4 वर्षों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने इस बाजार में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब 2 स्टेबल कॉइन्स टेरा यूएसडी और लूना में पिछले हफ्ते हैरत अंगेज गिरावट आई तो भारतीय निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। रंजन इस लिहाज से लकी रहे कि उन्होंने इस क्रैश से पहले ही इन कॉइन्स में अपनी होल्डिंग बेच दी थी। लेकिन मुंबई में रहने वाले 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विन नादर इतने लकी नहीं रहे। उस गिरावट के सदमे से वे अब भी उबर नहीं पाए हैं। नादर कहते हैं, बहुत डिस्टर्ब करने वाला इवेंट था। मैंने $73 पर लूना खरीदा था और 24 सेंट में बेच दिया। मैंने कम ही निवेश किया था, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो पर भरोसा करने वाले शख्स के लिए ये सब काफी तकलीफ दे रहा। टेरा यूएसडी और उसकी सिस्टर करेंसी लूना में कुछ ही दिनों के भीतर 80% गिरावट आई। इससे पूरे क्रिप्टो मार्केट में खलबली मच गई। बिटकॉइन और इथीरियम भी नवंबर 2021 के अपने हाई से 60% से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। सोलाना और कार्डेनो जैसे कई ऑल्ट कॉइन भी अपने हाई से 80% से ज्यादा नीचे हैं। लूना की तो वैल्यू ही खत्म हो चुकी है। रंजन कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में तो सेंटिमेंट ही सब कुछ होता है। ये शेयरों वाला मामला नहीं है जिनकी अंडरलाइंग वैल्यू कंपनियों से जुड़ी होती है। क्रिप्टो सेंटिमेंट अभी पस्त है। दरअसल इसमें कमजोरी कई महीनों से आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते के बाद कई घबराए निवेशक अब ये सोचने लगे हैं कि एक एसेट के रूप में क्रिप्टो पर दांव लगाया जाए या नहीं। भारत में क्रिप्टो निवेशक पहले ही क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30% टैक्स से जूझ रहे हैं। सरकार ने इस साल के बजट में टैक्स लगाया था। वैश्विक कारणों ने भी असर दिखाया है और अप्रैल में अधिकतर निवेशकों के पोर्टफोलियो रेड जोन में चले गए। दरअसल केंद्रीय बैंकों ने एक तो रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ाया है, वहीं ऊंची महंगाई से निपटने के लिए उन्होंने ब्याज दरों में भी इजाफा किया है। यूक्रेन और रूस का झगड़ा तो चल ही रहा है। इस बीच टेरा इकोसिस्टम में आए क्रैश ने बाजार के होश उड़ा दिए। गुड़गांव में रहने वाली इन्वेस्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चहल वर्मा का कहना है, लूना क्रैश के बाद कई छोटे निवेशक अपनी करंट होल्डिंग्स को लेकर चौकन्ना हो गए हैं। वे इस चिंता में पड़ गए हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। वर्मा का कहना है कि आप सबको एहसास हो गया है कि क्रिप्टो मार्केट असल में कितना वॉलेटाइल होता है। यहाँ हर दिन 50 गुना या 100 गुना मुनाफा नहीं मिलता। कहीं भी पैसा लगाने से पहले काफी सतर्कता की जरूरत है। ये देख लिया जाना चाहिए कि यूटिलिटी, कम्युनिटी, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह के क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं या नहीं। नई दिल्ली में रहने वाले और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले 26 साल के ध्रुव शर्मा कहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो इस वजह से रेड जोन में आ गया क्योंकि उन्होंने 2021 में तब भी क्रिप्टो खरीदना जारी रखा जब भाव रिकॉर्ड हाई पर थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या है कि कई भारतीय निवेशकों ने बिटकॉइन या इथीरियम जैसे स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम निवेश किया है या इनमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया है। इसकी वजह यह है कि इनके दाम पहले ही काफी ज्यादा थे। ऐसे में निवेशकों ने ऑल्ट कॉइन खरीद डाले, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनके साथ किस तरह के रिस्क होते हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में जितना क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम है उसका करीब 90% हिस्सा स्टेबल कॉइन्स का है। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर विशाल गुप्ता कहते हैं, 2021 में पूरे साल मैं कहता रहा कि लोगों को अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स का बड़ा हिस्सा बिटकॉइन या इथीरियम में रखना चाहिए, लेकिन बुल रन में ऐसी संजीदा बातें कौन सुनता है। खास तौर से नए निवेशक तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। लोग बड़ा रिटर्न पाना चाहते थे और वो पिछले साल अधिकांश समय मिला भी। साल 2017 से क्रिप्टो कॉइन्स में निवेश कर रहे 40 साल के रोहित यादव भी गुप्ता की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हर चमकती हुई नई चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। भोपाल में रहने वाले यादव कहते हैं, नए कॉइन्स रोज ही आ रहे थे और लोग बड़े रिटर्न की उम्मीद में उनमें निवेश कर रहे थे। सरकार ने जब टैक्स लगाने का ऐलान किया तो घबराहट फैल गई। ट्रेडिंग एक तरह से थम गई। 13 साल पहले पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सामने आई थी। अनुमान है कि तब से लेकर 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बनाई जा चुकी हैं। अब कई निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट पर नए सिरे से गौर कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। रंजन का कहना है कि ब्लॉकचेन यूनिवर्स में नॉन फंजिबल टोकन जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एनएफटी भी उसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम पर आधारित होते हैं जिनके जरिए क्रिप्टो कॉइन चलते हैं, लेकिन इन्हें नॉन फंजिबल या यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन फंजिबल है क्योंकि आप दूसरे कॉइन से इसे ट्रेड कर सकते हैं। नादर के पास एवलांश, नियर और एल्गोरैंड जैसे कुछ ऑल्ट कॉइन थे। उन्होंने इनमें से कुछ कॉइन बेच दिए और कुछ समय के लिए बिटकॉइन और इथीरियम में चले आए हैं। इथीरियम सबसे जाना पहचाना ऑल्ट कॉइन है। नादर कहते हैं, अब मैं टोकन्स की टेक्नोलॉजी समझने के लिए गहराई से पड़ताल कर रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि असल में क्या वैल्यू ऑफर करते हैं। जब ये कम प्राइस पर ट्रेड करने लगेंगे तो मैं इन्हें फिर खरीद लूंगा। शर्मा भी ऑल्ट कॉइन से निकलकर कम प्राइस पर बिटकॉइन और इथीरियम खरीद रहे हैं ताकि पोर्टफोलियो स्टेबल हो सके। शर्मा बताते हैं,
मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की कोशिश कर रहा हूं ताकि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम हो सके, लेकिन सोलाना, मैटिक और शिबा इनू जैसे रिस्की क्रिप्टो के बारे में मेरी सोच ये है कि सब कुछ हाथ से निकल जाए तो भी ठीक है। वैसे भी मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम ही खेल रहा हूं। कुछ लोग हालांकि इस अफरा तफरी में भी मौके देख सकते हैं। बेंगलुरु के क्रिप्टो एक्सचेंज BitBNS के CEO और फाउंडर गौरव दहके कहते हैं, हर बेयर मार्केट में हमने देखा है कि कैलेंडर ईयर का दूसरा क्वार्टर वॉलेटाइल होता है, लेकिन जून के बाद बाजार के हालात आमतौर पर बेहतर होने लगते हैं। नासिक में रहने वाले 35 साल के इन्वेस्टर मानस गजरे ने हाल के हफ्तों में कुछ क्रैश कर चुके कॉइन खरीदे हैं। वो ऐसे बेयर इन्वेस्टर नहीं है जो भाव चढ़ने पर कॉइन्स को बेचना चाहते हों। वो फिएट मनी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। क्रिप्टो की दुनिया में उन रेगुलर करेंसी जो फिएट मनी कहा जाता है, जिन्हें सरकारी आदेश के जरिए लीगल बनाया गया हो। ऐप और गेम्स डेवलपर गजरे का रुझान ब्लॉकचेन में ज्यादा है। गजरे कहते हैं, मैं पंप एंड डंप स्टाइल से दूर रहता हूं। मेरा यकीन इस बात में है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी मानवता के लिए है। टेरा USD या UST एक स्टेबल कॉइन था जो डॉलर रिजर्व पर निर्भर नहीं था, लेकिन एक सप्लाई डिमांड डायनेमिक ने इसके एल्गोरिदम को प्रभावित किया। ये अच्छे मकसद से किया गया प्रयोग था जो नाकाम हो गया। हमें ऐसा कुछ चाहिए जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो। इसके लिए कितने प्रयोग करने होंगे हमें नहीं पता। यही तो कॉस्ट होती है इनोवेशन की।